स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश कुमार ज्योग्राफी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है उसी का है, जिसमें हम लोग महेश बर्णवाल सर की ज्योग्राफी बुक को पढ़ रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं। ये जो बुक है भूगोल एक समग्र अध्ययन, इसका आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लें ताकि और ज़्यादा समझ में आए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बुक है ये मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज और साथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो या एनडीए का हो, मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है वनडे एग्ज़ाम, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी वन लाइनर भी के रूप में भी दिया रहता है और डिस्क्रिप्टिव में भी व्याख्या किया हुआ रहता है। इसका रिव्यू मैं दे चुका हूँ इस बुक का, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर आते हैं। महेश बर्णवाल की ज्योग्राफी क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का स्पेशल क्लास है। हालांकि ये जो क्लास चल रहा है ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, लेकिन हम लोग मेनली इसको इन तीनों एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को इस सीरीज को ख़त्म करना है। बस इसका मतलब यही है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंट अफेयर को भी अपडेट करते चलते हैं और साथ में मैप से भी ज्योग्राफी को पढ़ते हैं ताकि और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो चलिए आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या कहता है भारत की भूगर्भिक संरचना। ये भारतीय भूगोल का दूसरा चैप्टर है और हम लोग महेश बर्णवाल सर की भूगोल एक समग्र अध्ययन को अध्ययन कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है कि ये जो है किसी भी देश की जो भूगर्भिक संरचना के द्वारा, किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाले चट्टानों की प्रकृति एवं उनके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। यानी भूगर्भिक संरचना से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो उस प्रदेश में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और उनकी स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका आंसर 3 होगा। और ये तीनों पार्ट क्या है, तीनों भाग क्या है? पहला भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर की विशाल पर्वतमाला और तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो अब हम लोग क्रम से तीनों का अध्ययन करेंगे, तीनों भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है दक्षिण का ठीक है दोस्तों, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। देखिए दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना लैंड जो भी ऑस्ट्रेलिया है वो गोंडवाना लैंड कहलाता था, तो अभी भी वो गोंडवाना लैंड ही मुख्य रूप से वही है। प्री कैम्ब्रियन काल में के बाद से यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्ण रूप से नहीं डूबा है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। किस चट्टान से निर्मित है? तो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और किस युग के? तो आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट में अपवर्तित हो चुका है। यानी कि जो आग्नेय चट्टान था वो अब बदल गया है कि इसमें नीस और शिस्ट में बदल चुका है। आगे कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। हम लोग अभी भूगर्भिक संरचना भारत की उसका पहला भाग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार को पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसकी संरचना विभिन्न चट्टानों से हुआ है और उन चट्टानों के बारे में भी हम लोग क्रम से जानेंगे। तो पहला जो क्रम का चट्टान है वो है आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो है ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टान है। ये क्वेश्चन आता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें किस तरह की चट्टानें हैं, तो यह प्राथमिक चट्टानें हैं और प्राथमिक चट्टानें और सबसे प्राचीनतम है, यानी सबसे पुराना है, जो नीस वशिष्ठ के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं, ठीक है।
बुंदेलखंड नीस व बेलारी नीस इसके सबसे प्राचीन है। इसमें जो आर्कियन क्रम की चट्टान है तो उसमें बुंदेलखंड नीस और बेलारी नीस जो है सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इसी चट्टान का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो नीलगिरी नीस है वो किस चट्टानों का उदाहरण, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का उदाहरण है। इसमें जीवाश्म नहीं होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म होता है नहीं होता है, तो इनमें नहीं होता है। ठीक है। दूसरा जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या कहती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा परतदार चट्टानें हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद उन लोगों के मतलब रूपांतरण से ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है। ये परतदार चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? परतदार चट्टान है। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं जिसमें जीवाश्म नहीं है। इसमें भी जीवाश्म नहीं, आर्कियन में भी जीवाश्म नहीं था और धारवाड़ में भी जीवाश्म नहीं था। नेक्स्ट कहता है कि कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेलोरी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती है। ठीक है। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये इन सारी जगहों में मिलता है। भारत का सर्वाधिक खनिज जो है इनका भंडार वो इसी चट्टानों में है। यानी कि भारत का जो सर्वाधिक खनिज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिल पाया जाता है। ठीक है। इन खनिजों में कौन सा है? तो लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण, तो इन चट्टानों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं। ठीक है। धारवाड़ में तो सबसे ज़्यादा खनिज, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा खनिज किस प्रकार की चट्टानों में भारत में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो तीसरा जो है वो उसका नाम है कुडप्पा क्रम की चट्टान और इसका निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान थी, उसके बाद धारवाड़ बना और उनका जब रूपांतरण होगा तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनेंगी। और ये भी क्या है? परतदार है। धारवाड़ भी परतदार था, कुडप्पा भी परतदार है। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इनमें भी जीवाश्मों का अभाव मिलता है। इनमें भी जीवाश्म नहीं है। जीवाश्म का मतलब होता है जीव जंतुओं का अवशेष जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। ठीक है। कृष्णा घाटी, नल्ला मनाई पहाड़ी क्षेत्र, पापा घानी, चेयार घाटी, ये सब चट्टानें किससे हैं? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ये क्वेश्चन आता है कि कृष्णा घाटी किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है या कृष्णा घाटी का क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो वहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों चौथा जो क्रम की चट्टानें हैं, जो चौथा जो चट्टान है जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है वह है बिंद क्रम की चट्टान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टान का निर्माण हुआ है। यानी धारवाड़ के बाद कुडप्पा बना था और कुडप्पा के बाद बिंद क्रम की चट्टानें बना है। इनका विस्तार जो है राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक क्षेत्र तक फैला हुआ है। देखिए बिहार के मतलब बिहार, दक्षिणी बिहार में जो चट्टानें पाई जाती है सासाराम क्षेत्र में, कैमूर पहाड़ी वगैरह में, तो वो किस क्रम की चट्टानें हैं? तो बिंद क्रम की चट्टानें हैं। बिंद क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि बलुआ पत्थर किस क्रम की चट्टानों में मिलती है? तो बिंद क्रम की चट्टानों में मिलती है। ठीक है। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। दक्कन ट्रैप बोले तो दक्कन का जो पठार है महाराष्ट्र और मध्य एमपी के क्षेत्र में और उसके नीचे का क्षेत्र जो है उसका उत्तरी भाग जो है वो बिंद क्रम की चट्टानों के साइड में है। ठीक है। नेक्स्ट जो चट्टान है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। और गोंडवाना लैंड कौन है? जो अभी ऑस्ट्रेलिया है वो मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड है। और उसी क्रम की चट्टानें कुछ भारत में अभी भी उसका कुछ अंश बचा हुआ है। और ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है इसके बारे में बोला जाता है कि ऊपरी कार्बोनिफेरल युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। कब से कब तक गोंडवाना लैंड की चट्टानों, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है? तो कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक।
ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले बहुत अधिक विशेष रूप से मिलते हैं। भारत का जो 98% कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखें कि भारत का 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। यही सब क्वेश्चन है जो पूछा जाता है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ रहा है। आप लोग छोटे छोटे बुक को पढ़ कर चले जाते हैं, लूसेंट वगैरह जैसा। हालांकि वो सब पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको डीपली नॉलेज भी थोड़ा होना चाहिए, ताकि जिससे आपको पता चले ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और क्वेश्चन छूट ना पाए। ये वीडियो का पूरा देखिएगा और एक दो बार और देख लीजिएगा दोस्तों, तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको एकदम कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, भारत का 98% कोयला कहाँ मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। एकदम बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कहता है कि गोंडवाना, ये जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानें, अभी तक जितने भी चट्टान हम लोग देख रहे थे सब परतदार ही था। जो पहला तो कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें थी उसको छोड़कर सारे के सारे परतदार मिले हैं अभी तक। इसमें मछली व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि मछली व रेंगने वाले जीवों की का अवशेष किस क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। गोदावरी, महानदी, दामोदर व उसकी सहायक नदियों में इस क्रम की चट्टानों का सर्वोत्तम रूप से मिलता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर, गोदावरी, महानदी इस या उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप इससे निर्मित हुआ है, इससे भी निर्मित हुआ है कौन, पठारी भाग। ठीक है, भारत का पठारी भाग। इसका निर्माण अगर दक्कन ट्रैप की बात की जाए तो मेसोजोइक महाकल्प के कैटेसियल कल्प से हुआ है। मेसोजोइक महाकल्प के किस कल्प से हुआ है, तो कैटेसियस कल्प से हुआ है। ये पूछता है कैटेसियस कल्प से हुआ है, पूछा जाएगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस कल्प से हुआ है। इसी तरह का जब क्वेश्चन आता है तो पता ही नहीं चलता है कि ये आ कहाँ से रहा है, या इस तरह का क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप अगर एक बार क्रम से एक बार वीडियो को देखिए और दोबारा रिवाइज कर लें तो याद हो जाएगा। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के कैटेसियस कल्प से हुआ है। इस समय विदर्भ क्षेत्र जो है, विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारें उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। मतलब कि कहने का मतलब है कि विदर्भ के क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और लावा का बृहद उद्गार से 5 लाख वर्ग क्षेत्र में दक्कन ट्रैप का विस्तार हो गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। तो दक्कन ट्रैप में किस लावा का जमाव मिलता है, तो बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 600 से 1500 मीटर और कहीं कहीं 3000 मीटर तक की मोटाई भी हो जाती है। और ये बेसाल्टिक लावा की चट्टानें लावा उसमें होता है। ठीक है, यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। और ये जो इस तरह से जो ज्वालामुखी के बाद द्वारा बना वो दक्कन ट्रैप कहलाया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किसके तहत हुआ है, तो उसमें ऑप्शन एक रहेगा ज्वालामुखी उद्गार के तहत, ये आंसर होगा। फिर पूछा जाता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था। आपको पूछा जाता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था, तो जुरासिक युग या जुरासिक कल्प में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, भारत के भूगर्भिक संरचना का 3 भाग था। एक भारत का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा उत्तर भारत की पर्वतीय पर्वत महापर्वत जो है हिमालय पर्वत उसके अंतर्गत आता है, और तीसरा जो है वो उत्तर भारत की मैदानी भाग है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है पहला भाग, इसके बारे में इसका महत्व क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं, अतः यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिससे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो दक्कन पठार जो है वहाँ पे विद्युत उत्पादन संभव हो पाया है, क्योंकि वहाँ ढेर सारे जलप्रपात हैं। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है। दक्कन ट्रैप में या पठारी भाग में क्या है, तालाबों की अधिकता है, जिससे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाई है। अब जब तालाब ज़्यादा रहेंगे तो उससे सिंचाई भी हो पाएगा। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपरदन से उपजाऊ
उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए अपरदन से दक्कन के ट्रैप के जब अपरदन हुआ तो उसके बाद काली मिट्टी मिला, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। और दक्कन का ट्रैप कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। आप ऐसे रटते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये कैसे होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में क्यों पाया जाता है, क्योंकि दक्कन का ट्रैप का जब अपरदन हुआ तो उसके बाद काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और काली मिट्टी कहाँ मिलेगा, तो महाराष्ट्र में मिलेगा, क्योंकि दक्कन ट्रैप ज़्यादातर हिस्सा उसका महाराष्ट्र में ही है, जो कपास की खेती के लिए बहुत सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होगी, कपास की खेती होगी। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब अगर हम लोग पश्चिमी घाट की ओर आते हैं, देखिए ये जो भारत है, भारत के बारे में हमने बताया था, सिंपली यही है ना भारत, ये समझ लीजिए ये भारत है। तो इसका जो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो इस तरह बोल रहा है कि पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो भाग है, ये देखिए इसमें दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट की तरफ ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं और पूर्वी घाट की तरफ ऐसे पहाड़ियाँ हैं, मतलब कि क्रम से नहीं रही है, कहीं कहीं कटा हुआ भाग है। तो इधर ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि जब हवाएं इधर से आती हैं, ये हम लोग मानसून में पढ़ेंगे, तो इससे टकरा कर इधर ये जो क्षेत्र हुआ इस पर वर्षा करती हैं। ये थोड़ा मैदानी भाग है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, जिन पर मसालों, चाय और कॉफ़ी आदि की खेती होती है। जैसे मसाला का खेती कहाँ ज़्यादा, केरल और कर्नाटक साइड में किया जाता है, तो यही लेटेराइट मिट्टी की वजह से हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, प्रायद्वीपीय पठार में कुछ लाल मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, और लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक रूप से उपयोगी सदाहरित वन पाए जाते हैं। अब सदाहरित वन अगर आप वन में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो पश्चिमी घाट है उधर सदाहरित वन पाए जाते हैं। और इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार में हम अभी बताएं कि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा, तो पश्चिमी घाट पूरा का पूरा अगर पूरा पश्चिमी घाट को देखा जाए तो लगभग पूरा का पूरा पर्वतों से ढका हुआ है, मतलब कि पर्वत एक लाइन से पर्वत है इस तरह से। ये अगर भारत है, ये अगर भारत है दोस्तों, तो अभी हम बताएं कि ये इस पश्चिमी घाट में ऐसे पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इधर से जब हवाएं जाती हैं, मानसूनी हवाएं, तो इससे टकराकर इस तट पर, पश्चिमी तट पर वर्षा करती हैं, जहाँ मैदानी भाग है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण सदाहरित वन पाए जाते हैं। और सदाहरित वन के कौन कौन से पौधे होते हैं, तो सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस, ये सब सदाहरित वनों के पौधे हैं। ठीक है, इस पठार के आंतरिक भागों के कम वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण घास भूमियाँ मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। हम चूँकि इसके क्या पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग देखें पठारी भाग, मेनली अगर आपको दिखलाना चाहें हम, तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत अगर ये है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये कर्क रेखा ऐसे गुजरता है। मेनली जो पठारी भाग हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो इस तरह से है पठारी भाग। ठीक है, तो इसमें इधर तो देख रहे थे कि पश्चिमी घाट में इस साइड में वर्षा हो रही थी, कुछ कुछ इधर भी वर्षाएं हो जाती हैं, क्योंकि इधर भी पर्वतें हैं, लेकिन थोड़ा कटी छटी पर्वतें हैं, तो इधर भी कुछ पानी वर्षा हो जाती है। लेकिन इस भाग में कुछ वर्षा की कमी होती है। तो कमी के कारण यहाँ पे क्या है, कम वर्षा होने के कारण उष्ण घास भूमियाँ हैं, घास की भूमि है, जिसके कारण यहाँ पर पशुपालन संभव हो पाता है, क्योंकि घास मिल जाता है पशुओं को चारा के रूप में। अब देखते हैं आगे, प्रायद्वीपीय पठार सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उसमें खनिज भी पाए जाते हैं, और वो खनिज कौन कौन से होते हैं, सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज, ये सारे खनिज प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ
खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड क्षेत्र का प्रदेश लगभग इसके अंतर्गत आता है। तो छोटा नागपुर प्रदेश को, छोटा नागपुर पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर खनिज संसाधनें हैं। इन खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। ठीक है, और जब खनिज है तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह की उद्योग धंधा भी लग सके हैं। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ व लैगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों और पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। अब अगर देखें हम लोग तो जो पठारी भाग का जो हम लोग देखें अभी इस तरह से, तो पठारी भाग का जो बंदरगाह टाइप का जो एरिया है या जो तटीय भाग है, ये पठारी भाग है पूरा इस तरह से। तो इसका जो तटीय भाग है इधर, इसका उपयोग किस रूप में होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाड़ियाँ हैं, जैसे बंगाल की खाड़ियाँ हैं, लैगून है जैसे लोनार झील वगैरह है। तो इस तरह का जो लैगून मिलते हैं, और भी लैगून ढेर सारे हैं, तो यहाँ बंदरगाहों और पोताश्रयों का निर्माण संभव हो पाया है। यहाँ पे बंदरगाह हैं और पोत वगैरह निर्माण यहाँ पे हो पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दक्षिण का जो पठारी भाग है उसका महत्व क्या है। आंतरिक संरचना हम लोग भारत का पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हम लोग जो पठारी भाग था, भारत का पठारी भाग, उसको पढ़ लिए हैं। और दूसरा है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विशाल पर्वतमाला, तो भारत का जो है पर्वत का क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है, उत्तर का जो पर्वतमाला हिमालय इसके अंतर्गत मिल नहीं आता है। कहता है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। सही बात है, हिमालय का निर्माण आज नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ, लेकिन इसको वलित पर्वत कहा जाता है और नवीन पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है। अगर और पर्वतों के हिसाब से देखें तो इसका निर्माण बाद में हुआ है, तो नवीन पर्वत भी इसको बोला जाता है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भू सन्नति सिद्धांत एवं मॉर्गन का आइजैक का प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मान्य है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है, मॉर्गन और आइजैक का। ठीक है, कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। जो कोबर जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भूसन्नतियों को क्या कहा? पर्वतों का पालना कहा है। ठीक है, ये भूसन्नति लंबे संकरे व छिछले जलीय भाग हैं। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर पहले तेथिस सागर था, भूसन्नति था, और उत्तर अंगरा लैंड को दक्षिण की गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। दोनों भूमि के अवसाद 33 भूसन्नति के क्रमिक रूप से जमा होते रहते थे, और इस अवसादों का क्रमशः अवतल होता रहा, और इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न दबाव के भूसन्नति का दबाव जनित भू संचरण उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूनलुस और एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है कि जो अंगरा लैंड है, ठीक है, अंगरा लैंड का भाग ऐसे है, इधर इस साइड में था, और ये जो गोंडवाना लैंड था, और इसके बीच में क्या था? तेथिस सागर था। तो इस तरह से ये जब इधर की ओर खिसकता है तो दोनों के बीच में दबाव आता है, और यहाँ से जो तेथिस सागर है यहीं पर हिमालय का उद्गम होता है, यहीं से हिमालय जन्म लेता है। यानी हिमालय धीरे धीरे ज़मीन जो है ऊपर की ओर उठना शुरू होता है, और इसी तरह से विशाल पर्वतमाला बन जाता है। ये जो है भूसन्नति नहीं, हाँ, कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है यही कहता है। इससे काराकोरम श्रेणियों का निर्माण होता है। ठीक है, वलय से अप्रवाहित एवं अल्प प्रवाहित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार कहा जाता है। और इससे जो मेनली जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर गया वो क्या बन गया? तो हिमालय का काराकोरम श्रेणी बन गया, यानी हिमालय बन गया। और जो अप्रवाहित रहा एवं अल्प प्रभावित रहा वो तिब्बत का पठार के नाम से जाना गया, जो अभी कहाँ है? तो चीन के साइड में है। वर्तमान में मॉर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित जो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हिमालय की उपयुक्त व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि इसके अनुसार जो हम लोग प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं।
प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कहता है कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्वी दिशा में, मतलब इस साइड में जो यूरेशियन प्लेट थी, और ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो इस ओर गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गई, और 2 से 3 करोड़ वर्ष के बाद ये जो है अत्यधिक निकट आ गई, जिससे 33 के अवसादों के वलय पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। मेनली कारण वही है कि इन लोगों को जब ये दोनों जब सटने लगे तो इससे 33 सागर से ऊपर उठने लगा हिमालय, और इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। कहता है कि सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोरिस कल्प के बृहत्तम हिमालय का निर्माण हुआ। इससे बृहत्तम हिमालय का निर्माण हुआ किससे? तो सेनोजोइक महाकल्प और इयोसीन से। फिर कहता है कि मायोसीन कल्प से पोटवारी क्षेत्र के अवसादों के वलय से लघु हिमालय बना। देखिए, हिमालय का जो क्षेत्र है, बृहत हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन सब के बारे में बता रहा है कि शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलयों के प्लायोसीन कल्प से हुआ था। तो शिवालिक का निर्माण किससे हुआ है? प्लायोसीन कल्प से। जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे तो इन चारों, एक ट्रांस हिमालय है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और जो शिवालिक है, इन चारों के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम ही समझ आएगा कि तो टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा सब कुछ समझ लेंगे। आगे कहता है कि क्वार्टरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोलिक होलियोसिन महाकल्प से इसका निर्माण हो रहा है। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हिमालय का उत्थान बंद हो गया है, जारी है या अपरिवर्तित है, इस तरह से ऑप्शन में आएगा तो बोलेंगे अभी भी उसका जो उत्थान है वो जारी है, अभी भी इसका ऊंचाई बढ़ रहा है। जैसे अगर कहा जाए कि जो सबसे माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी थी 8,848 मीटर पढ़ते थे कि उसकी ऊंचाई है, लेकिन आज कहा जाता है कि 8,848 से 850 हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला है कि हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर हुए मार्ग परिवर्तन एवं फिर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं जो कहता है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अभी भी उत्थान जारी है? क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप है, तो भूकंप से भी ऐसा हो रहा है। हिमालयी नदियों के निरंतर होने वाले, क्योंकि अगर मान लीजिए बढ़ रहा है हिमालय तो इस वजह से भूकंप का खतरा बना रहता है। हिमालय के नदियों में निरंतर होने वाले मार्ग परिवर्तन, हिमालय की जो नदियाँ हैं वो बार बार मार्ग परिवर्तन कर रही हैं, और पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप केरवा हिमालय के उत्थान के अभी भी संकेत दे रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कि हिमालय का महत्व क्या है। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और हिमालय के कौन कौन सी श्रेणियां हैं। श्रेणियों के बारे में हम लोग, हिमालय के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसका महत्व सिर्फ देख लेते हैं कि हिमालय का महत्व क्या रहा है। हिमालय भारतीय द्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग होता है। अगर और अन्य जो भाग है एशिया के, उससे अगर भारत को कौन अलग करता है, ये क्वेश्चन आएगा तो कौन अलग करेगा? तो हिमालय करेगा। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब हवाएं हिंद महासागर से उठकर आती हैं तो इसके बाद ये एक अवरोध का काम करता है, और अवरोध मिलने के कारण वहाँ भारत के क्षेत्र में वर्षा होती है। तो ये एक मुख्य रूप से जलवायु निर्धारण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जाड़ों में चलने वाले ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। देखिए, ध्रुव की ओर से, जैसे अगर ये पृथ्वी है, ऐसे देखा जाए तो ये अगर पृथ्वी, यहाँ ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, भारत यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, हिमालय ऐसे है, हिमालय ऐसे है यहाँ पे। तो इधर से जो उत्तरी ध्रुव से जो
ठंडों के दिनों में हवाएं आती है उसको हिमालय रोक लेता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इस प्रकार वर्षा काल में आगे देखें तो इस प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा करता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर करती है। ये सब तो मैं बता चुका हूँ। आगे कहता है कि हिमालय नदियों को सतवाहिनी भी बनाए रखता है, मतलब कि हमेशा बहते रहती हैं हिमालय की नदियाँ, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों की जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। वहाँ हिमालय पे बर्फ़ जमा रहता है और वो गर्मियों में जब पिघलता है तो यहाँ जो वहाँ से निकलती है नदियाँ उनमें जल देता है। तो इस तरह से सालों भर उन नदियों में जल प्रवाहित होती रहती है। इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजना संपन्न हो पाती है। सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकलने वाली नहरें इनका महत्वपूर्ण उदाहरण रही है। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं, जिसके ऊपर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, जिससे हिमालय की नदियाँ ऊपर से बहुत ज़्यादा अवसाद मतलब मिट्टी का ढेर लाती है और मैदानी भाग में उसको जमा करती है, जिस पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। आगे कहता है कि हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी रहा है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन भी है। तो हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें खनिज संसाधन भी है, और इन खनिज संसाधनों के बाद बोल रहा है कि इनकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन भी अभी संभव नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है कि हिमालय के क्षेत्र में जो कोयला है या जो भी खनिज हैं उनको एक भूगर्भिक संरचना बहुत ख़राब है, ख़राब नहीं कह सकते हैं, अब जैसा है वैसा है, लेकिन वहाँ से सुगमता से खनिजों को निकाला नहीं जा सकता है, इसीलिए अभी वहाँ पे खनिज संसाधन अभी नहीं निकाले गए हैं। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी उपलब्ध हैं। कोयला, पेट्रोलियम भी उस क्षेत्र में हिमालय के क्षेत्र में उपलब्ध है। अब अगर वनों की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे हिमालय के क्षेत्रों में जो वन हैं, वन संसाधनों के अंतर्गत सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मोलनेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटी भी मिलेगी। जिस पर हमारा आयुर्वेद उद्योग जो है वो आश्रित है, यानी कि हिमालय से मिलने वाली जो जड़ी बूटी है उस पर आयुर्वेद उद्योग आश्रित रहता है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियाँ पर यहाँ के पशु, भेड़, बकरी निर्भर रहते हैं, यानी कि हिमालय के क्षेत्र में जो शीतोष्ण घास की भूमि है उस पर भेड़ बकरी निर्भर रहते हैं। ठीक है, हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थान भी है। हिमालय के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैविक विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जीवों का बहुत ज़्यादा विविधता पाया जाता है, तो हिमालय को जैविक विविधता का बहुत विशाल भंडार भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग भूगर्भिक संरचना भारत की देख रहे थे, जिसमें हम लोग दो को देख चुके हैं, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग पठारी भाग था, दूसरा उत्तर भारत की पर्वतीय माला जिसके अंतर्गत हिमालय आता है उसको देख चुके हैं। अब तीसरा जो भाग है वो है भारत का विशाल मैदानी भाग। तो भारत का विशाल मैदानी भाग जो तीसरा भूगर्भिक संरचना है, इसके बारे में अगर हम लोग जानें तो इसके बारे में कहता है कि इसका निर्माण क्वार्टरनी एवं निसोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं हीलोसीन कल्प से हुआ है। ठीक है, इनका निर्माण किससे हुआ है? प्लीस्टोसीन एवं हीलोसीन महाकल्प से हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे नया जो है भूगर्भिक संरचना कौन है, तो वो कौन है? उत्तर भारत की विशाल मैदानी भाग। ठीक है, सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो पठारी भाग है, उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद हिमालय आता है और उसके बाद उत्तर भारत की विशाल मैदान आती है। ठीक है,
तेथिस भूसन्नति के निरंतर सरकरा एवं छिछला होने व हिमालय व तो दोस्तों मैदानी भागों का महत्व अगर देखें तो यहाँ पे समतल भूमि है, तो इस वजह से अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हो सकता है कि पेट्रोलियम का भी पदार्थ बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम भंडारण भी मिल जाए, क्योंकि ये अवसादी भूगर्भिक संरचना होती है। यहाँ पे रेल और सड़क का परिवहन बहुत अपेक्षाकृत आसानी से किया जाता है, क्योंकि समतल भूमि होती है। यहाँ पे ढेर सारी नदियाँ हैं, तो सिंचाई का साधन भी मिल जाता है। और इसके अलावा उपजाऊ मिट्टी है, तो कृषि और अन्य संसाधन, अन्य जो इससे कृषि से रिलेटेड जो उद्योग है वो स्थापित करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज इस टॉपिक को ख़त्म कर लिया है, जिसका नाम था भारत की भूगर्भिक संरचना। इसमें इससे आधारित एक प्रश्न है जो आप लोग स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। इस प्रश्न के जो है 39वीं बीपीएससी में पूछा गया है, और प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और भारत की सभी दर्रों को मैप के द्वारा पढ़ेंगे, और हिमालय के भी सारे भागों को मैप से पढ़ेंगे, जिससे आपको एक बार में याद हो जाए। तो ये इस सीरीज से जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।